हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज हम एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिसे अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन शायद दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत, जिसे समंदर पर तैरता हुआ किला कहा जाता रहा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, आखिरकार वेस्ट एशिया से वापस लौट रहा है। लेकिन ये कोई नॉर्मल रोटेशन नहीं है। जो खबरें और रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, वे हैरान करने वाली हैं। लगातार 250 से ज़्यादा दिनों तक बिना किसी पोर्ट कॉल के समंदर में फंसा जहाज, यानी 250 दिन से किसी भी बंदरगाह पर वो लंगर अंदाज नहीं हो सका था। क्रू का मनोवैज्ञानिक टूटना, यानी जो जहाज को चलाने वाला अमला था उसका साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर टूटना, और समंदर में कूदकर खुदकुशी की कोशिशें। राशन में आधा कप चावल और दो रोटियां, टॉयलेट और शावर्स का बंद होना, और सबसे बड़ी बात, सप्लाई लाइनों का बुरी तरह तबाह होना। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली नेवी का ये जंगी बेड़ा किन अंदरूनी हालात और लॉजिस्टिक नाकामी की वजह से लौटने पर मजबूर हुआ है। कहा जा रहा है अब्राहम लिंकन का ये 250 दिन का भंवर साबित हुआ है, जो इतिहास की सबसे कठिन और मुश्किल तैनाती थी। आइए शुरुआत करते हैं बुनियादी आंकड़ों से। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल शामिल हैं, के हवाले से कंफर्म हुआ है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर से अपनी वापसी की राह पर निकल चुका है। इसकी जगह अब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जंगी बेड़े को भेजा गया है। लेकिन अब्राहम लिंकन के पीछे छूटने वाली कहानी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तकरीबन 5,000 नाविक और मरीन यानी फौजी तैनात थे। जनवरी में इसे पैसिफिक से वेस्ट एशिया डाइवर्ट किया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें समंदर में करीब 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजारा है। इसमें से 250 दिन ऐसे थे जब जहाज ने किसी भी बंदरगाह पर लंगर नहीं डाला, यानी कोई पोर्ट कॉल नहीं हो सका। नेवी के इतिहास में इतने लंबे मुद्दत तक बिना जमीन देखे लगातार कॉम्बैट रेडीनेस, यानी जंग की पूरी तैयारी में रहना, किसी भी अमले, क्रू के दिमाग और जिस्म को तोड़ देने के लिए काफी है। आइए अब समझते हैं जहाज के अंदर की नरक, यानी जो जहन्नम बन चुका था। उसमें फफूंद, भुखमरी और मानसिक तनाव, नफ्सियाती कशीदगी शामिल थी। अब बात करते हैं उस असल वजह की जिसने पेंटागन के अंदर खलबली मचा दी। यह रिपोर्ट किसी दुश्मन मुल्क का दावा नहीं है, बल्कि अमरीकी फौज के अपने पब्लिकेशंस, नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स की पड़ताल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर मौजूद नाविकों की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ी कि कई फौजियों ने समंदर में कूदकर जान देने की कोशिश की। उनके घर वालों ने कार्यवाहक नौसेना सचिव, यानी एक्टिंग नेवी सेक्रेटरी हंग काओ के सामने सीधे तौर पर अपने बच्चों की मानसिक सेहत के बिगड़ने का सख्त विरोध दर्ज कराया, बड़ा प्रोटेस्ट दर्ज कराया। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक नुमाइंदे माइक लेविन ने जहाज की बदहाली का जो खाका खींचा, वो रोंगटे खड़े करने वाला था। शौचालय और बाथरूम खराब, जहाज के अक्सर टॉयलेट जाम पड़े थे, शावर्स में फफूंद यानी मोल्ड जम चुकी थी, और हफ्तों तक गर्म पानी नसीब नहीं हुआ। दूसरे, साफ सफाई के सामान की कमी, यानी साबुन, टूथपेस्ट और बुनियादी हाइजीन प्रोडक्ट्स तक खत्म हो चुके थे। तीसरे, गंभीर राशनिंग, यानी 5,000 की आबादी वाले इस तैरते शहर में खाना खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। फौजियों को महज आधा कप चावल और दो सूखी रोटियां देकर गुजारा कराया जा रहा था।
सोचिए, जिस फौज का डिफेंस बजट सैकड़ों अरब डॉलर हो, उसके सबसे जदीद आधुनिक कैरियर यानी जंगी बेड़े पर तैनात जवानों को इन गैर इंसानी हालात से गुजरना पड़ा। आइए अब ये समझ लेते हैं, ये सब ईरान के हमलों से अमेरिकी लॉजिस्टिक्स का तबाह होना था, बहरेन से डिएगो गार्सिया तक। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सुपर पावर का ऐसा हाल क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसका सीधा जवाब है लॉजिस्टिक चेन का टूटना। वेस्ट एशिया में अमेरिकी नेवी का हेडक्वार्टर लॉजिस्टिक हब बहरेन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी मौजूद रहा है। ईरानी हमलों की वजह से फारस की खाड़ी में अमेरिकी फौजी अड्डे और सप्लाई हब पूरी तरह तबाह हो गए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी फौज को अपने जंगी बेड़ों तक रसद पहुंचाने के लिए 2100 मील यानी तकरीबन 3300 किलोमीटर दूर मौजूद डिएगो गार्सिया बेस पर डिपेंड होना पड़ा। ये ब्रिटिश फौजी बेस हिंद महासागर में मौजूद है। इतनी लंबी दूरी से 5000 फौजियों के लिए ताज़ा खाना, स्पेयर पार्ट्स, दवाइयाँ और यहाँ तक कि चिट्ठियाँ पहुँचाना नामुमकिन साबित होने लगा। खुद अमेरिकी नेवी ने अपने बयानों में कबूल किया है कि वे एक हाईली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट यानी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जंग के इलाके में काम कर रहे थे, जहां सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। इस बीच में अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में लीपापोती और सियासी टकराव की कहानी सामने आती रही। जब इस संकट यानी क्राइसिस की हकीकत बाहर आई, तो वॉशिंगटन का रिएक्शन देखने लायक था। वॉर सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने इन दावों को खारिज करने की कोशिश की और कहा कि चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक बयान दिया कि ये डिप्लॉयमेंट अभी काफ़ी लंबा नहीं था, यानी अभी तैनाती और लंबी हो सकती थी। उधर सेंटकॉम ने दलील दी कि फौजियों का मनोबल ऊंचा है और री एनलिस्टमेंट रेट्स यानी दोबारा तैनाती का रेशो अच्छा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हालात नॉर्मल थे, तो फौजियों के घर वालों के हंगामे और सांसदों की फटकार के फौरन बाद अब्राहम लिंकन को अचानक वापस क्यों बुला लिया गया। पेंटागन के अपने आंकड़ों के मुताबिक इस पूरी जंग के दौरान 757 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं, 18 की जान गई है, जबकि हताहतों यानी कैजुअल्टीज की हकीकी तादाद के बारे में अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अब्राहम लिंकन को हटाने से वेस्टर्न पैसिफिक में अमरीकी कैरियर प्रेजेंस में भी एक बड़ा गैप पैदा हो गया है, जो उनकी ओवर स्ट्रेच यानी सलाहियत से ज्यादा खिंच जाने की स्ट्रेटजी को जाहिर करता है। तो नाजरीन, दर्शकों, नतीजा क्या है? यूएसएस अब्राहम लिंकन का ये मिशन सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का खात्मा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तकनीक और हथियारों की चमक तब तक काम नहीं करती जब तक आपकी जमीनी लॉजिस्टिक्स और आपके जवानों की मानसिक, शारीरिक यानी नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत दुरुस्त ना हो। 250 दिनों तक समंदर में बिना बुनियादी ज़रूरतों के फंसे रहने के बाद अब्राहम लिंकन का वापस लौटना ये साबित करता है कि आज के दौर में जंग के मैदान में किसी भी नौसैनिक ताकत को अंतहीन यानी इंडेफिनिट मुद्दत तक बनाए रखना कितना महंगा और नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप इस पूरे वाक़े और अमरीकी नेवी की इस हालत पर क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई स्ट्रेटजी की नाकामी है या महज एक लॉजिस्टिक मिसकैलकुलेशन? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ख़ास तौर से सटीक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।